देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। खेवनहार बनने वाले सीनियर लीडर अशोक चौधरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अशोक चौधरी के विषय में आपको पहले ये बता दें कि इनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहा है। एजुकेशनल इनका जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और भाषा पर काफ़ी कमांड है। यही वजह है कि जब इन्होंने कांग्रेस की बागडोर को अपने हाथों में लिया तो पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हालांकि इनका पूरा व्यक्तिगत जीवन और इनके पूरे परिवार का जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है, लेकिन कहते हैं कि वक्त को देर नहीं लगती, लिहाजा वक्त ने करवट लिया और अशोक चौधरी अब जदयू के साथ हो गए। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, चूँकि शिक्षा जो कहा जाता है कि शिक्षा मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, आपने बतौर शिक्षा मंत्री पिछली सरकार में पदभार संभाला था, आपने कहो कई, लेकिन आपको लगता है कि जो एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता है बिहार में, लोग दे नहीं पाए? देखिए, ऐसा है कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पर अगर चर्चा करिएगा तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत लंबा बोलना पड़ेगा, बहुत लंबा। एजुकेशन अगर आप एट द होल देखिएगा तो हमारे पहले की जो सरकारें थी वो किस तरह का एजुकेशन देती थी। लोग बोलने के लिए बात कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो बांका के ज़िला में जो उन्नयन कार्यक्रम हुआ उसको हम लोगों ने पूरे राज्य में शुरू किया है कि हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम शिक्षा, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने फरवरी मार्च में इसको शुरू किया और उसके बाद कोरोना का समस्या आ गई। तो इसकी पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी, आपको ये देखना होगा कि किन परिस्थितियों में मुझे बागडोर मिला और हमने उस बागडोर को कैसे आगे बढ़ाया। ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कहते हैं कि शिक्षा बैठ गई। कितने स्कूल थे पहले? इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने कितने स्कूलों का निर्माण किया? कितने बच्चे स्कूल के बाहर थे? 12.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे। अब 1%, आधा से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। तो इतने बच्चों को लाना कैसे लाया गया? टोला सेवक, तालमी मरकज का निर्माण किया गया और बच्चों को स्कूल में लाया गया। कौन बच्चे थे ये लोग? बच्चे वैसे बच्चे थे जिनके माता पिता बीपीएल से भी नीचे की स्थिति में थे, उन सब बच्चों को लाया गया। तो ये कहना कि हमारे पास पहला चैलेंज क्या था? हमारा एक बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व वाला हमारा प्रदेश है, मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड हम इस कंट्री में स्टेट हैं, तो नेचुरली हमारा पॉपुलेशन बहुत है। जब नीतीश कुमार ने यहाँ की बागडोर संभाली थी तो करीब 9 करोड़ की जनसंख्या थी। आज कितनी की जनसंख्या? 3-4 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो परिस्थितियों को भी समझिए कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में हमें काम करना पड़ रहा है और कैसे हम काम कर रहे हैं। क्या था, इसके पहले तो लोग चरवाहा विद्यालय के लिए खोलते थे। नीतीश कुमार ने IIT खोला, BIT खोला, NIT खोला, ट्रिपल IIT खोला, यहाँ पर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी खोला, यहाँ पर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी खोला। तो कैसे कहते हैं आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल नहीं हुआ? अशोक जी, एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ स्कूल खुलने से या फिर स्कूलों की संख्या बढ़ाने से? 3.5 लाख हम लोगों ने टीचरों को बहाल किया। अब टीचरों को, जिन टीचरों की सैलरी 1500 थी, आज उन टीचरों की सैलरी कितनी हो गई? उनकी बहाली कैसे हुई? और उनको आज हम लोगों ने, वो शिक्षा मित्र थे, उनको बहाली करके आज यहाँ पर लेकर के आए। आप प्रश्न सवाल तो वहाँ नहीं उठा पा रहे हैं। वो भी तो समाज के पार्ट हैं, वो टीचर भी समाज के पार्ट हैं। वो स्कूल में नहीं आते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पिछले किसी को मान लीजिए कि प्राइमरी में पढ़ाना है, पिछले 15 वर्ष से आप ABCD पढ़ा रहे हैं, तो 1 साल में तो हम खुद ABCD सीख जाएंगे। शिक्षक क्यों नहीं सीख पा रहा है भाई? क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है? वो भी तो हमारे समाज के पार्ट हैं। हमने एक प्रयास किया कि भाई जो लोग शिक्षा मित्र जो काम कर रहे हैं उनके बारे में ये भावना थी सरकार के पास, जब नीतीश जी ने ये निर्णय किया कि ये शिक्षक जो हैं ये रेगुलर स्कूल आते हैं, तो उनको नियोजित शिक्षकों में बहाल किया गया। त्रिदेशीय व्यवस्था में हमने इम्पावर किया। भारत सरकार का जो व्यवस्था थी कि हम जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जो पंचायती राज को आप इम्पावर करना है, हमने पंचायती राज को इम्पावर किया कि भाई ठीक है, आप बहाल करिए। आप देखिए, जो मुखिया होंगे, जो पंचायत के लोग प्रतिनिधि होंगे, वो देखेंगे कि हमारे शिक्षक पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। व्यवस्था के तहत हमने उस व्यवस्था को व्यवस्थित किया। अब वो व्यवस्थित वर्कआउट नहीं किया। अब लोग खाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तो हमारे पार्ट के हैं ना। वो टीचर इसी सिस्टम के पार्ट हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके समाज के लोग हैं, जिनके समाज से लोग आते हैं, वो शिक्षक वही। शिक्षक पर क्यों नहीं दबाव पड़ता है समाज का? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल नहीं हो रहा है, तो इसमें सिर्फ सरकार तो शिक्षक बहाल करती है, शिक्षक को समय से सैलरी देती है,
लेकिन आप वो शिक्षक नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं कहती है? हम तो नहीं देखे एक बार भी प्रोटेस्ट हुआ है, सड़क के लिए प्रोटेस्ट होता है, बिजली के लिए प्रोटेस्ट होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, धरना क्यों नहीं देते हैं समाज के लोग? क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है? हमारे प्राइमरी स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता है, धरना देंगे हम? क्यों नहीं होता ऐसा? चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो लेकिन एक सवाल ये भी है अशोक जी कि जो हायर लेवल का जो एजुकेशन है, अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है तो फिर बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? अभी आप देखिए, हम लोग हायर एजुकेशन में हम लोगों ने जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो निर्माण किया है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्माण में आप देखिए कितने बच्चे हमारे यहाँ हैं, किस सोशल स्टेटस के बच्चे आए हैं, कितने लोगों को ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका उन्होंने लाभ लिया है। कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा? अब है कि आप वन फाइन मॉर्निंग, जहां एक सरकार इन 15 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय, अब उस प्रदेश से सरकार को निकाल करके आपको पूरी तरह से होलिस्टिक चेंज करना है, तो यू कांट डू इट इन अ वन डे। नहीं अशोक जी, जेपी ने कहा था, चूंकि आप काफ़ी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जेपी ने कहा था कि 10 साल का जो शासन होता है किसी भी सरकार के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और 10 साल में आप चेंज भी कर सकते हैं। आप 15 साल का हवाला क्यों दे रहे हैं पिछली सरकार का? नहीं, आपको देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको जिम्मेवारी मिली है, आप यहाँ पर आपका व्यूअरशिप होगा 5000, आप यहाँ 10 साल रहिएगा, इसको 50,000 कीजिएगा तो क्रेडिट किसको जाएगा? आपको जाएगा। क्या आपने 45,000 अपने काम के प्रयास से और लोगों की अपनी तार्किक व्यवस्था से आपने ये व्यवस्थित किया कि लोग आपके चैनल को देखने आए, तो क्रेडिट तो आपको जाएगा ना। तो इन 15 वर्षों में जो हमें जिस हालात में बिहार मिला था, 32,000 करोड़ का बिहार था, आज 1,15,000 करोड़ का बिहार है। जिस 32,000 बिहार का बजट था, उस वाली शिक्षा पर आज हम खर्च कर रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि चेंज नहीं हुआ है? अब हमको तो ये बताना पड़ेगा ना भाई कि हमको किस हालात में मिले। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब थी और हम खराब करें। हम तो कह रहे हैं कि आई हैव चेंज इट, हमने चेंज किया। 32,000 करोड़ के बिहार को नीतीश कुमार ने 1,15,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया और उसके साथ साथ हर एक सेक्टर में हमने बजट को बढ़ाने का काम किया। 32,000 करोड़ का तो सिर्फ शिक्षा का बजट है, जो पूरे बिहार का बजट होता है, झारखंड सहित आज सिर्फ बिहार के शिक्षा का बजट है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया? लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बहुत आवश्यकता है? अभी बहुत काम करने की जरूरत है और हम समझते हैं कि ये हमारे नीतीश जी के ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में है और आने वाले समय में हमको लगता है कि 2021 का जो साल होगा वो शिक्षा का जगत हम लोग छलांग लगाने में होंगे। चलिए अशोक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। अशोक जी, दूसरा जो एक बड़ा सवाल है, अब हम लोग थोड़ा पार्टी पर बात करें। आपकी पार्टी के विषय में कहा जाता है कि ये ब्यूरोक्रेट बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर जो आपके वर्कर्स हैं उनकी नहीं सुनी जाती है और ब्यूरोक्रेट की सुनी जाती है। ऐसा है कि वर्करों की नहीं सुनी जाती तो ये पार्टी 15 साल से नीतीश जी के लोगों को और नीतीश जी के सब जो हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं उनकी बात को इनकॉर्पोरेट कर सकते। कैसे 7 निश्चय की योजना आई, कहाँ से 7 निश्चय 2 आया, बिना वर्करों के और बिना राय मशवरा किए हुए कैसे आया ये? और इतनी छोटी छोटी बात, अगर आप 7 निश्चय 2 का एक बात देखिएगा, एक छोटा सा सैंपल हम आपको दे रहे हैं जो हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया है कि जो हमारे नवजात बच्चे थे उनके हृदय में छेद होने से उनको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ता था। कितनी परेशानियां थी। जो लोग जमीन से जो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, कितनी परेशानी। तो कोई साइकिल वाला है, कोई अंडा बेचने वाला है, साइकिल रिपेयर करने वाला, उसका बच्चा को होता था, कितना पैसा खर्च होता था पहले। आज से अगर आप 5-7 साल पहले जाइए, कुछ दर का ठोकर खा रहा है, मिल रहा है, कितने के बच्चे मर गए। कितनी बड़ी योजना का निर्माण किया नीतीश कुमार ने कि अब निःशुल्क हम उन बच्चों, कितनी मानवीय इसका व्यू आप देखिए ना कि कितना ह्यूमन टच है इस इशू पर, कि वैसे गरीब लोग जो जीवन में अपने बच्चों को बचाने में सक्षम नहीं हो पाते थे, सरकार ने निर्णय किया कि अब हम उनके निःशुल्क उन बच्चों का हम इलाज करेंगे। पहले स्कीम्स थे लेकिन उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ता था, करना पड़ता था, पैसा तो उतना बेचारा लोग ना शिक्षित था, ना उसको इतना कभी कहीं से मजबूत हेल्प पाता था। अब सोचिए कि कितने एक बड़ा इशू है ये, और एक आदमी को इलाज कराने में 2 लाख रुपया खर्च होता है। आपके अनुसार कॉमन मैन से जुड़ी हुई पार्टी है? बिल्कुल कॉमन मैन से जुड़ी हुई पार्टी है और हमारी जितने भी स्कीम्स हैं जितने भी हमारे स्कीम्स हैं वो हम जनता से रिलेट करके कोरिलेट करके बनाते हैं। तो बिना वर्कर के इन्वॉल्वमेंट के कैसे बन सकता है? अशोक जी, कॉमन मैन की जब पार्टी है तो फिर 43 पर क्यों सिमट गए आप? नहीं, इसके तो बहुत कारण रहे ना। अब उस पर बहुत चीज पार्टी का टीवी पर बोलने का नहीं रहता है, लेकिन उसके बहुत कारण रहे हैं कि जिसके कारण हमारी पार्टी सीमित।
क्योंकि इस बार सिर्फ नीतीश कुमार को ही घेरने की योजना थी। नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा हो रहा था तो नीतीश कुमार को ही घेर रहा था लोग। कोई पार्टी चुनाव अपने जीतने हारने के लिए नहीं लगा हुआ था, सब पॉलिटिकल पार्टियां सब नीतीश कुमार को ही घेरना चाहती, इसलिए हमारा वोट परसेंटेज तो कोई कम हुआ नहीं। सहयोगी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम सहयोगी पार्टी पर नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ थी वो तो नीतीश कुमार जी को ही घेरने की कोशिश कर रही थी। हम सहयोगी तो हमारे प्रधानमंत्री तो आके बोल ही रहे थे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना, हम सहयोगी पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो सब हम ही को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जितने एनडीए के रेबल्स थे जितने थे वो हमारे खिलाफ थे, एलजेपी हमारे खिलाफ था, आरजेडी हमारे खिलाफ, तो चारों तरफ से तो हम ही को घेरा जा रहा था। आपको लगता है कि तेजस्वी की तुलना में किसी का कद घटा है बिहार में इस चुनाव में? कहाँ तेजस्वी है, कहाँ आप नीतीश जी की तुलना कर रहे हैं? कंपेयर करने में भी लगता है कि हास्यास्पद है। हाउ कैन यू कंपेयर नीतीश कुमार विद तेजस्वी यादव? हमारी पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी है, बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आज तक नीतीश कुमार को आपने देखा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हुए? और जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या पॉलिटिक्स करती हैं उनको भी दुनिया को, प्रदेश के लोगों को पता है। चलो सर, एक जो बड़ा सवाल है कि केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाएं बिहार में दिखती हैं, लेकिन बिहार राज्य सरकार की जो योजना है, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई। नहीं, ये गलत भावना है, ये गलत परसेप्शन है। ये बात सत्य है कि जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी और इसको बैंकों से लिंक किया गया था तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि बैंक का कॉपरेशन हम लोगों को नहीं मिला था। लेकिन जब से माननीय नेता ने देखा कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, 1-1.5 साल बाद बहुत सी बैठकों उन्होंने किया, इसमें बैंक के और जितने फाइनेंस के अफसर सबके साथ मीटिंग किया कि ये गियर अप नहीं कर पा रहा है, तो माननीय नेता ने बेजाब्ता कॉरपोरेशन का निर्माण किया और उसके बाद आप देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है। 70% से ज़्यादा जो स्टूडेंट हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है। कौन लोग हैं ये? जिनके माता पिता के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को बाहर इंजीनियरिंग में भेज सकें। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आज की डेट में अगर आप देखिएगा तो हिंदुस्तान से बहुत से लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि हम इंडिया में जो एजुकेशन है उससे बेटर एजुकेशन हमको मिलेगा वहाँ। तो जो लोग सक्षम हैं तो उनको तो आप रोक नहीं सकते हैं ना, नहीं, यू हैव टू बी हियर बिकॉज यू बिलोंग्स टू दिस स्टेट। जिनको भी मौका मिलेगा और उनके माता पिता सक्षम हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, कोई बिहार से थोड़ी जाता है, यूपी से जाता है, बंगाल से जाता है, उड़ीसा से जाता है, कर्नाटक से लोग जाते हैं महाराष्ट्र पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, हम कितने लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में मौका दें, हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया है, IIT। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो 7 निश्चय 2 का पार्ट हमारा है उसमें बेरोजगारों को, जो यूथ हैं उनको हम कैसे और इसका स्किल डेवलप करें, पूरा हम लोगों ने कैबिनेट से प्रूव किया। और हम समझते हैं कि 20 लाख से आसपास सरकारी और गैर सरकारी उसमें हम यंगस्टर्स जो हमारे बेरोजगार हैं उनकी लाइवलीहुड को हम कैसे फर्दर ठीक करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हम अशोक चौधरी जी से कुछ और अब बने रहिए हमारे साथ। के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ बात करने के लिए फ़िलहाल अशोक चौधरी जी हैं। अशोक जी, एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का एक सांगठनिक ढांचा रहा है पूरे बिहार में। कांग्रेस मजबूत भी किसी ज़माने में हुआ करती थी। आपको लगता है कि जदयू का एक सांगठनिक ढांचा पूरे बिहार में अभी भी नहीं बन पाया है? नहीं। और हार में एक बड़ी वजह वह भी मानी जा रही है। आप कैसे लाभ दिलवाएंगे अपने पुराने अनुभव का? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी ऑलरेडी हमारा पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हमारी पार्टी है। और हम लोगों ने जो हमारे संगठन महामंत्री और RCP सिंह जी और बाकी लोगों ने इसको पूरे पिरामिड की तरह नीचे तक ले गए। हाँ, कहीं ना कहीं हमको कुछ जगहों पर ऐसा हम लोगों को है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि चुनाव में कितने लोग एक्टिव रहे। कहीं ये हर एक पार्टी में होता है। सर, हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें बिहार के 11 ऐसे जिले हैं जहां पर आपका संगठन आज तक खड़ा नहीं हो पाया है ठीक तरीके से। नहीं, ये हमारे समझते हैं वो आंकड़ा सही नहीं है। संगठन तो हमारे सभी जिलों में है और संगठन के बराबर हमारी बैठकें हुई है, क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों ने बैठक किया है, जिलाध्यक्षों ने बैठक किया। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ जगह लोग इफेक्टिव थे, कुछ लोग कहीं ना कहीं थोड़ा इस चुनाव में इनइफेक्टिव रहे, तो उसके भी संगठन जो है उसका भी समीक्षा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और हम समझते हैं कि नए तरीके से संगठन का निर्माण होगा और बाकी जो लोग इफेक्टिव हैं, जो जानदार लोग हैं, उनको नए तरीके से पार्टी में मौका मिलेगा। कार्यकारी अध्यक्ष क्या भूमिका होगी आपकी इसमें?
पार्टी जो भी, हम तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी मंत्रालय भी देख रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष का काम भी है, जो भी माननीय नेता का जवाबदेही मिलेगी जब उसको हम लोग उसका निर्वहन करेंगे। तो अशोक जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तोड़ जोड़ की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं आप, इस बार कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि कोई इस तरह की हम लोग जिसको बोलते हैं कि ब्रेक कराना और उधर जाना और इस सब में की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं। नहीं, आपकी डिप्लोमेसी का लाभ मिलेगा पार्टी को? नहीं, डिप्लोमेसी, मेरी बात सुनिए ना, लोग ये कहते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं कि कांग्रेस से आए थे तो हम कांग्रेस में प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस से ये कर रहे थे, कांग्रेस में वो कर रहे थे। देखिए, जो लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं ना, वो शिफ्ट होना चाहते हैं। जो लोग जहाँ सेटिस्फाइड है वो क्यों शिफ्ट करेगा? तो क्यों अनसेटिस्फाइड है, इसको भी एड्रेस करना चाहिए लोगों को। हम लोग किसी को ज़बरदस्ती कोई हम लोग उठा पटक करके, कोई यहाँ पर चार पैर का कोई आदमी थोड़ी है कि जिसको हम लोग ज़बरदस्ती पकड़ करके ले आएंगे और कि आ जाओ और तुम आ जाओ। यहाँ तो लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, उनको जिनको लगता है कि नहीं हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो लोग, कुछ लोग अपना इधर से उधर करते हैं। तो भव्य राजनीति में चलता ही रहता है, सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, सब पार्टी में, कुछ हम लोग को पार्टी के लोग उधर चले जाते हैं, उधर के पार्टी के लोग इधर आते हैं। तो ये तो अब नई परंपरा हो गई है, एक नया जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं अशोक जी? नहीं, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। आई डोंट बिलीव इन दैट। चलिए सर, एक और बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश जी के बाद कौन होगा जदयू का खेवनहार? ऐसी कुछ संभावना है कि संगठन कोई और देखे और सरकार कोई और, कोई विकल्प है आप लोगों के पास? काफ़ी लोग हैं पार्टी में लोगों की कमी थोड़ी है। माननीय नीतीश कुमार ने बहुत लोगों को तैयार किया है इस पार्टी में, अति पिछड़ा में, दलितों में, क्या नाम है, अपर कास्ट में, सब हर तरह से बैकवर्ड में सब नीतीश जी ने बहुत से लोग हैं जिनको मौका मिलेगा, दिखते नहीं हैं। हम जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो लोगों ने कहा था बहुत यंग आदमी है, इसको तो चला ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा मौका मिलेगा जो एक्सेल कर सकते हैं पार्टी में, ऐसा नहीं है। और पार्टी जब बनती है या किसी को जिम्मेवारी मिलती है तो पूरी पार्टी के लोग उसको मदद करते हैं एक्सेल करने में, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस पे पूरी पार्टी डिपेंड करती है। अगर वो एक्सेल करेंगे तो जिनको भी माननीय नेता जिम्मेवारी देंगे उनको, और अभी तो माननीय नेता को खुद ही काम करना है, अभी कोई माननीय नेता ने रिटायर थोड़ी हो रहे हैं कि अभी इसके लिए हम लोग चिंता करें। अभी कॉम्पिटेंट है नीतीश जी, बिल्कुल, ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट मैन एंड ही इज अ वर्कहॉलिक मैन, जो देश और प्रदेश की राजनीति को और कैसे लोगों को लाभ मिले इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते। जितने घंटे का काम नीतीश जी कर सकते हैं उतने घंटे काम मैं खुद करने में सक्षम नहीं हूँ। हमारे से 20 साल बड़े हैं लगभग, लेकिन हम जितना काम कर सकते हैं और जिस तरह से नीतीश जी काम करते हैं उसमें हम अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते हैं कभी कभी। चलो सर, एक और बड़ा सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि जनता के नेता आप नहीं बन पाए अशोक चौधरी, लिहाजा आपको हमेशा पिछले दरवाजे से जाना पड़ता है। देखिए, विरोधी को अपने तरीके से बातों को रखता है कोई। हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जो मेरे विरोधी हैं वो मेरे पक्ष की बात करें, हमारे जैसा बात कहें। जो व्यक्ति 2-2 बार विधानसभा लड़ा हो, जो व्यक्ति दलित होते हुए जनरल सीट पर जाके लड़ा हो, लोकसभा का चुनाव लड़के आया हो, उस आदमी को आप ये कैसे सकते हैं कि आप पिछले दरवाजे से। एक परिस्थिति बनी, हमारा टिकट कट गया लोकसभा के चुनाव में अलायंस में, तो पार्टी ने निर्णय किया, क्योंकि हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा, और उन्होंने एमएलसी पार्टी ने हमको बना दिया। हम तो चुनाव लड़ना चाहते थे, हम तो हर बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार नीतीश जी ने कहा कि नहीं, आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी देखना है, पार्टी के चुनाव लड़वाना है। ठीक है, नेता का जो निर्णय हुआ, तो चुनाव लड़ाने से हम लोग भागने वाले थोड़ी हैं। हमने अपने पिताजी से लेकर अपने तक 7 चुनाव लड़ा है, 3-3 चुनाव तो खुद हम लड़े। जो व्यक्ति में इतना दम हो आज के समय में कि दलित रहते हुए जनरल सीट पर जाकर के चुनाव लड़ने का दम रखता हो, उसको ये कहा जाए कि तुम पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले हो, तो ये तो विरोधी का काम है। जो पक्ष का आदमी हो तो कभी नहीं कहेगा। अशोक जी, वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं आप? हाँ, सोशल वेलफेयर अभी हमारे पास है। जी, क्या कुछ प्लानिंग है? नहीं, वेलफेयर तो बड़ा विभाग है और वेलफेयर को हम लोगों ने देखा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के माध्यम से लोगों को हम लाभ दे सकें, क्योंकि इसमें किन को लाभ देने का प्रावधान। इसमें वैसे लोगों का है जो दिव्यांग हैं, विधवा, वृद्ध, जो जेंडर बायसनेस जिनका है, वैसे लोगों के लिए हम काम करते हैं। ब्लाइंड, उनके लिए काम करते हैं। वैसे जो हमारे यहाँ जो भिखारी हैं उनके लिए, तो अभी तो हम लोगों ने एक बैठक की थी, तो निर्णय किया था कि भाई हम 31 मार्च तक पटना के साथ साथ जो 9 कमिश्नरी हैं, हम वहाँ पर इसको हम बेगर फ्री करने का प्लान करेंगे। और पटना को फर्स्ट टारगेट लिए है कि हम पटना को करेंगे। उसी तरह से स्मॉल टारगेट हम लोग ले रहे हैं कि जैसे अब
ये जो हम दिव्यांगों को हम कैसे मदद कर सकें, कैसे नया जो 7/2 में वृद्धाश्रम बनाने का, अर्बन एरियाज़ में वृद्धाश्रम बनाने का प्लान माननीय नेता ने किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं और आजकल का जो ट्रेंड बना है समाज में उसमें उन लोगों को नेग्लेक्टेड है, तो उनको कैसे हम रखने की व्यवस्था करें, उस सब पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि ये तो बड़ा वास्ट है ना, ये तो पुण्य का काम है कि अपने अगर कोई व्यक्ति अगर इस विभाग का मंत्री बनता है तो इसको ये समझना चाहिए कि अब विस्तार में क्या होता है, कौन विभाग मेरे पास रहता है, कि ये 2 साल 3 साल भगवान ने आपको पुण्य करने के लिए दिया है और जो उसका बेस्ट है उसको आप नीचे ज़मीन पर उतारने का काम कीजिए, जिससे लोगों को, जो लोग प्रताड़ित है, जिस पूरी तरह से जिसको भगवान ने भी जिसको नहीं छोड़ा वैसे लोगों के लिए आपको काम करना है। धर्म में विश्वास करते हैं हम तो पूरा पूजा पाठ महादेव के बड़े भक्त हैं और हमको कहीं गुरेज नहीं है इन सब बातों से कि हम पूरा धार्मिक आदमी है, रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ महादेव को प्रणाम करते हैं, रोज़ बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं कि शक्ति दीजिए, मजबूती दीजिए कि हम जो समाज के लोगों के काम आ सकें, जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल जन कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान सबको मौका तो देता नहीं है ना। भगवान तो इतने लोग हैं, इतने लोगों में तो आप ही 2-4 लोगों को मौका देता है, तो उनके अनुरूप बनिए। जब भगवान ने मौका दिया है, जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रहिए, प्रयास करते हैं वैसा करने का। हो तो नहीं पाते क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, भगवान तो है नहीं या संत तो है नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। अशोक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष काफ़ी हमलावर है, तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अभी उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि जंगल राज की ये लोग बात करते थे, लेकिन बिहार महाजंगल राज के दौर से गुजर रहा है। अब आप बताइए कि जिस प्रदेश में 118 नरसंहार हुए, जिस प्रदेश को हाईकोर्ट ने जंगल राज, हमने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा किस तरह से किडनैपिंग होती थी। एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो लोग अपराध करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। क्या नीतीश कुमार के राजपाट में ऐसा कोई आपको कभी भी कोई भी उदाहरण कोई दे सकता है? एक उदाहरण भी कोई दे सकता है? लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके पार्टी के लोग, जिन लोगों को टिकट दिया गया, उनके परिवार के लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति थी। तो जीवन में तो ये देखना चाहिए ना, टिप्पणी करने का। अब हम तेजस्वी यादव जी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि हमारे प्रेज में कोई ट्वीट करें, लेकिन हाँ, पब्लिक ने मैंडेट दिया दोबारा, ठीक है। जो मैंडेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का मैंडेट नहीं मिला, ये हम लोगों के लिए दुखद है काम करने के बाद। लेकिन लोकतंत्र में एक बड़ी नई ये चुनाव में है कि लोग जात पात पर वोट कर दे रहे हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वो आप देखिएगा बहुत सी जगह पर ऐसे लोगों को कि जिनको जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वो पर्टिकुलर कास्ट के जात के लोगों ने वोट किया। तो वैसे जो लोग कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उनके लिए आने वाले समस्या में अगर ये ट्रेंड रहेगा, आने वाले समय में भी परेशानी होगी। काम पर भरोसा नहीं है, जात पर भरोसा करिएगा, तो आपको काम पर भरोसा करना चाहिए ना, कि जिसने डिलीवर्ड किया, जिसने काम किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी। नीतीश कुमार तो नहीं देखा कि मेरा वोटर है कि मेरा वोटर नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो सबके लिए बिजली की व्यवस्था की, वहाँ ने तो उन्होंने बायसनेस नहीं देखा। आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक खत्म नहीं होगी तब तक काम करने वाले लोग जो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को आने वाले समय में और गिरावट होगा। अशोक चौधरी जी अगुवा बनेंगे इसके बिहार में? हम तो हमेशा नॉन कास्ट, हम तो संगठन के लोग हैं। हमने तो शुरू से यूथ कांग्रेस से लेकर के NSY से लेकर के हमने संगठन की राजनीति की। तो संगठन में तो जात पात होता ही नहीं है। संगठन में जात पात कीजिएगा तो आपको सब नॉन परफॉर्मेंस वाले लोग मिलेंगे। अपने जात के लोग खोलिएगा तो परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगा आपको। तो संगठन में परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को खोजना होता है। तो हम लोग तो कभी नहीं किए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, हम लोगों ने तो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया। सर, कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। राहुल गांधी के किसी जमाने में आप काफ़ी करीबी हुआ करते थे, मुझे पता है। दुख होता है क्या कभी कभी? ये कांग्रेस पार्टी की देखिए वर्किंग कल्चर कांग्रेस ने चेंज ही नहीं कर रही है ना। ये प्रिंसिपल और स्टूडेंट की पॉलिटिक्स समझते हैं कि एक जनरल सेक्रेटरी आता है, वो डिक्टेट करना शुरू करता है अपने तरीके से चीज़ों को। तो हर कोई तो बिहार को उस तरह से समझ नहीं सकता है ना। आप किसी डिफरेंट स्टेट से आते हैं, जब तक के राज्य के जो नेता हैं उनको आप महत्व नहीं दीजिएगा, उनके बातों को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उनको आप महत्व नहीं दीजिएगा। बाहर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका काम है कोऑर्डिनेशन करना, मगर वो कोऑर्डिनेशन कम करते हैं, डिक्टेशन ज़्यादा देते हैं। तो ये पार्टी कैसे चलेगी? याद आती है? नहीं, याद क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी याद। कांग्रेस पार्टी ने ही हमको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राहुल गांधी ने ही हमको इम्पोर्टेंस दिया। तो कोई भी आदमी जीवन में जिसने भी आपके लिए कोई भूमिका का निर्वहन किया है, आप उसको कैसे भूल जाइएगा?
ये तो सीपी जोशी जी आकर के सब गड़बड़ करके चले गए। हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन भविष्य में अशोक जी अब हम देखिए वैसा हम नहीं उछल कूद करने वाले, हम बंदर नहीं हैं। हम आ गए नीतीश, हम बहुत उछल कूद करने वाले लोग नहीं हैं। जीवन में महादेव ने जो भाग्य में लिखा होगा, हमको कर्म करना काम है, भाग्य में जो लिखा होगा जो होगा। लेकिन हम नीतीश जी के साथ आ गए हैं, पूरी मजबूती के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी इस पार्टी के साथ खड़े। चलो एक आखिरी सवाल, अभी लगातार चर्चा हो रही है हर जगह, चाहे आम पब्लिक में चले जाएं, आप राजनेताओं के बीच भी जाएं, कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है आपके और भाजपा के बीच। ये सब देखिए, लोगों को लगता है बड़ा थिन मेजॉरिटी है, कोई पार्टी कोई तोड़ ना दे, तो सब कोई कहते हैं कि अंजा से ठीक नहीं चल रहा है। ये तो दुष्प्रचार करता है ना लोग, ये दुष्प्रचार है, अपने पार्टी को बचाने के लिए दुष्प्रचार करता है कि लोग थमे कि भाई नहीं हो सकता है कि गड़बड़ है, तो कहीं ऐसा उधर जाए तो उधर गड़बड़ हो जाए, हो जाए। वो अपने बचाने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। कुछ क्या नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है एनडीए में। तो फिर नीतीश जी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए नहीं, बार बार लोग जब विस्तार पर चर्चा करने लगते हैं, तो जब अलायंस की सरकार है और हमेशा अलायंस की गवर्नमेंट में जब हम लोग भी थे, तो हम लोगों के यहाँ से नाम मांगा गया था। हम कांग्रेस में थे, महागठबंधन में, तो हम लोगों से नाम मांगा गया था। हम लोगों से नाम मांगा गया, हम लोगों से डिपार्टमेंट किया, तो डिस्कशन के बाद ही तो होता है। तो जब डिस्कशन होगा तब होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि कभी कोई चर्चा करने लगता है, कभी कुछ चर्चा करने लगता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रस्ताव नहीं आया, प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय होंगे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना कैबिनेट। क्या भाई, आप मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब अलायंस में होती है तो पार्टी नाम देती है ना भाई। अलायंस में मुख्यमंत्री किसी को बना देंगे? कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर दिया हमारा कांग्रेस का कौन मंत्री होगा। अरे कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया ना। एक और सवाल है, अचानक याद आ गया कि बीजेपी बिहार में अपने आप को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर रही है। 2 दिन पहले पता होगा आपको कि मीटिंग भी हुई थी वैशाली में, और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार बीजेपी अब अपने आप को प्रमोट करेगी, यानी कि हिंदू वोट के पोलराइजेशन पे काम कर रही है बीजेपी। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी से अपने आप को सशक्त और मजबूत करने की रणनीति का निर्माण करती है। कोई ये नई बात नहीं है। हर समय सालों साल इतिहास उठा के देख लीजिए, हर एक राजनीतिक दल करता है। कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, जदयू भी रणनीति बना रही है, आरजेडी भी रणनीति बना रही है, माले भी रणनीति बना रही है। कौन नहीं चाहता है कि हम अब सिंगल लार्जेस्ट होकर के और सबसे बड़ी पार्टी बने, हमको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं। कौन ऐसा राजनीतिक? आप तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हम तो दिक्कत नहीं होगी फिर आपको क्यों साथ चलने में? हमारे साथ तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा 15 साल पहले से है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भारतीय जनता पार्टी नया एजेंडा लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल से हमारे साथ है। नीतीश जी परेशान हैं, नीतीश जी ये हैं, नीतीश जी वो। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा, बहुत बार कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, आग्रह पर मुख्यमंत्री बने। चलिए, ये थे हमारे साथ अशोक चौधरी जी, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा। हम भी चौधरी जी के लिए विशेष देते हैं, आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं या फिर दी जाएंगी, उनका ये ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। सनमार्ग लाइव 7 पर आपका स्वागत है। और